नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में चार्ज को पढ़ने के बाद आज हम करेंगे कुलाम्स लॉ यानी कि कुलाम का नियम। आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट सीधा का सीधा इस टॉपिक से आता है। या तो डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछ लेगा या आपसे रिलेटिव टू न्यूमेरिकल, मतलब कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन में आर स्क्वेयर, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पूछ लेता है। कभी कभार वो आपसे कुलाम कांस्टेंट, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, कुलाम का नियतांक जिसको हम के बोलते हैं, उससे रिलेटेड उसकी यूनिट पूछ लेता है। तो वो ध्यान से और समझने वाला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाला टॉपिक है। फिर इसका लिंक करते हैं हम ग्रेविटेशनल लॉ। हालांकि ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन उससे रिलेटेड भी हम इसको लिंक करके पढ़ेंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में एक लाइन आती है कि यह गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। कूलम्ब का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है और ये लाइन पेपर में पूछी गई है, इतनी छोटी सी बात। तो सब कुछ लिंक करके हमें पढ़ना है। फिर कूलम्ब्स लॉ में के की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन है ये है परमिटिविटी, विद्युतशीलता, उसको भी हम पढ़ेंगे। विद्युतशीलता से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आगे चलकर भी आपका कहीं ना कहीं फिर से यूज हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हो जाएगा। और पढ़ना इसी प्रकार से है। अब बहुत सारे बच्चों को जो मैंने अभी बातें बताई है ना, वो समझ में ही नहीं आई होगी कि क्या फॉर्मूला है, क्या कूलम्ब कांस्टेंट है, कैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है और परमिटिविटी क्या है, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए, एक एक चीज बताने के लिए, आपके जहन में सेट करने के लिए। करना यही है, वीडियो देखनी है, वीडियो के बाद पीडीएफ को पढ़ना है, पीडीएफ के बाद फिर से वीडियो को देखना है, ठीक है। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू बैच है वहां से जाके आप एमसीक्यू लगा सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और समझने वाली जो बात आएगी ना, मैं वहां से समझाऊंगा। पहले जस्ट एक बार रीड करना है, ठीक है। रीड करना है मेरे साथ साथ। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। इस नियम की खोज, इस कुल जैसे पहले जितने भी साइंटिस्ट होते थे ना, जो भी उनके नाम थे, उन नाम के सरनेम जो होते थे, उस सरनेम से ना लॉ बना दिए जाते थे, है ना। जैसे ओम का नियम, तो खोजकर्ता भी कौन थे? ओम साहब थे। जैसे वोल्ट का नियम, तो खोजकर्ता भी कौन है? वोल्टा साहब है ना। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम के पीछे का लास्ट अक्षर से रूल बना दिए जाते थे। तो इनकी खोज करता है, इस नियम की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कहाँ के थे जी? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक, है ना, चार्ल्स एंगस्टीन डी कुलाम। नाम देख लीजिए, चार्ल्स एंगस्टीन डी कुलाम ने की है। हमें कुलाम से पता लग जाएगा। और आगे देख लीजिए, चार्ल्स एंगस्टीन डी कुलाम ने की है। पेपर में पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, क्या पता कब ऊंट चढ़े को कुत्ता खा जाए, पूछ लिया जाए कुलाम की खोजकर्ता किस कौन है। तो फ्रांसीसी विज्ञान है, वैज्ञानिक है। कुलाम नाम लास्ट में मिले ही मिलेगा। आगे का एक अक्षर और पकड़ लेना, डी वाला, डी कुलाम बन जाएगी। कुलाम सी से स्टार्ट होता है, सी के बाद डी आता है, डी आ गया डी कुलाम। बस आगे के नाम आपको ध्यान रह जाएंगे, चार्ल्स एंगस्टीन डी कुलाम। कुलाम का नियम, मैंने कहा था ना, एक लाइन जो पेपर में डायरेक्ट पूछी है, स्टार लगा देता हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। किस प्रकार से ये गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित करते हैं, वो थोड़ा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, पैसेंस बना के रखना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं। ये लाइन तो सीधी सीधी याद कर लेना, कुलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। कुलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि चाहे मैं कुलाम के नियम की बात करूं और चाहे मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करूं, है ना, चाहे मैं कुलाम के नियम की बात करूं, चाहे मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करूं, दोनों के बटा में, नीचे यहां दोनों के बटा में ना आर स्क्वेयर आएगा। दोनों के बटा में क्या आएगा बेटा? आर स्क्वेयर आएगा। और इसको बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स स्क्वेयर लॉ, है ना। स्क्वेयर है ना ये, इनवर्स, इनवर्स मतलब बटा में। इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो, है ना। जैसे मैं कहूं ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। तो ये इनवर्स बटा में चला जाता है तो इनवर्स बन गया। और स्क्वायर लॉ, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। बस आपको ध्यान रखना है, कूलाम का नियम बेटा किस पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि चाहे कूलाम के नियम की बात करूं, क्योंकि थोड़ी देर में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, और चाहे मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करूं, दोनों में फॉलो किया जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स कैसे? बटा में है और स्क्वायर है और ये ला है, तो क्या बोलेंगे इसको? इनवर्स, इनवर्स
दोनों में क्या फॉलो किया जाता है? इनवर्स स्क्वेयर लॉ। दोनों में क्या फॉलो किया जाता है? इनवर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो किया जाता है और उसको बोला जाता है अपोन में आएगा दोनों के आर स्क्वेयर। क्या आएगा? आर स्क्वेयर। बस पहले तो फिलहाल ये वाले ध्यान नहीं देना, याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो कोई बात नहीं, आगे आएगा। हमें ये वाली लाइन याद कर लेनी है कि कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। किस प्रकार से आधारित है? चाहे मैं कूलाम का फॉर्मूला लिखूंगा, कूलाम के नियम में F इज इक्वल टू के Q1 Q2, अभी ये नहीं लिखना इधर, अभी मैं समझाऊंगा अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला किस वजह से बना है। और चाहे मैं, ये तो हो गया कूलाम का नियम, अब मैं ग्रेविटेशनल लिखूंगा तो यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ क्या आ जाएगा? जी, के की जगह ये कूलाम्स का नियंत्रक है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल नियंत्रक है। और यहाँ आ जाएगा m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मास ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो गुरुत्वाकर्षण के नियम में ये फॉर्मूला बना आर स्क्वायर बटा में, यहाँ भी क्या बना? आर स्क्वायर बटा बना, नीचे में आर स्क्वायर बटा बना। तो ये इनवर्स है, इनवर्स मतलब बटा में है, स्क्वायर है दोनों के, और ला है ये इनवर्स स्क्वायर ला। दोनों के दोनों किस नियम को फॉलो करते हैं? इनवर्स स्क्वायर ला को फॉलो करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम, व्युत्क्रम मतलब है ना नीचे, व्युत्क्रम, अनुत्क्रम मतलब डायरेक्ट, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल तुम ध्यान रखना कि कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। कूलाम का नियम बेटा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। आगे बढ़िए। खोज किसने की? फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स नाम था अंगस्टीन डी कूलाम। कूलाम सी से स्टार्ट होता है, डी कूलाम, चार्ल्स अंगस्टीन आगे वाला नाम। ये नियम कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है और दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम के वर्ग के नियम को फॉलो करते हैं, व्युत्क्रम के वर्ग के नियम को फॉलो करते हैं। दोनों आवेश, अब इसके दो, कूलाम साहब ने ना दो ला दिए थे, कितने ला दिए थे बेटा? दो ला दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। हमें पेपर में नहीं पूछा जाता कि फर्स्ट लॉ में क्या है, सेकंड लॉ में क्या है। एक्चुअल में फर्स्ट लॉ था ना, वो तो बनाता है फॉर्मूला, और सेकंड लॉ बनाता है कि जो समान प्रकार के आवेश है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, समान प्रकार के आवेश है वो तो ना दूर भागेंगे और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कूलाम साहब ने दो लॉ दिए थे। अब नॉलेज के लिए, एक तो हो गया फर्स्ट लॉ, एक तो हो गया बेटा कौन सा? फर्स्ट लॉ, और दूसरा कौन सा हो गया जी बेटा? सेकंड लॉ हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेकंड लॉ हो जाएगा। तो कूलाम साहब ने दो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि फर्स्ट लॉ में क्या लिख रखा है, सेकंड लॉ में क्या लिख रखा है। बेटा जो फर्स्ट लॉ में लिख रखा है ना, वो तो बनाएगा इसका फॉर्मूला कि भी दो दो चार्ज आवेश, छोटे छोटे दो चार्ज आवेश है ना, इन दोनों के बीच में जो या तो आकर्षण बल काम करेगा या प्रतिकर्षण बल काम करेगा, यानी दोनों जो इन पे लगने वाला फोर्स है ना, वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बीच की दूरी के वर्ग के। ये बताता है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बताता है कि जो दो समान प्रकार के चार्ज होंगे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और विपरीत प्रकार के जो चार्ज होंगे है ना, वो समान प्रकार के चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे और विपरीत प्रकार के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सेकंड लॉ है, जो यहाँ ये लिख रखा है ना, सेकंड लॉ है। दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के हो, दोनों आवेश बेटा कैसे हो? विपरीत चिन्ह के हो। देखो मैं बनाता हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो साइन ये हो गया है ना, ये हो गए एक दूसरा चार्ज, अरे क्या हुआ? बेटा दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया बेटा, जैसे पहले दोनों के, इसने क्या कहा है उसी बात को मैं लिखने वाला हूं, लेकिन ये पेज है ना पूरा सिलेक्ट हो जाता है। इसने क्या बोला? देखो दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के हो, दोनों आवेश क्या हो? विपरीत चिन्ह। ये तो हो बेटा प्लस का, है ना, ये वाला जो हो ये चार्ज तो हो प्लस का और ये चार्ज क्या हो? माइनस का। दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के हो सकता है कि ये माइनस का और ये प्लस का हो, तो इनमें कौन सा बल काम कर विद्यमान रहेगा? इन दोनों में आकर्षण बल, ये भी इस साइड आएगा और ये भी इस साइड आएगा। इन दोनों में कौन सा बल काम करेगा बेटा? आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। ये बात आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो। कौन सा बल काम करेगा बेटा? आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। और अगर दोनों, और यदि दोनों समान चिन्ह वाले आवेश हो, दोनों के ऊपर समान चिन्ह वाला आवेश हो, या तो दोनों के दोनों क्या हो? प्लस के हो, या बेटा दोनों के दोनों क्या हो? माइनस के हो। तो मैं उस साइड प्लस लिख देता हूं, दोनों बेटा प्लस के हो, या तो दोनों प्लस के हो, या बेटा दोनों किस चीज के हो? या बेटा दोनों माइनस के हो। तो समान चिन्ह के हो तो इन दोनों में कौन सा बल काम करेगा?
प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, तो इनके बीच में काम करेगा जी प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। और बेटा ये ना कूलाम का सेकंड लॉ है, और ये कूलाम का क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे है ना, वही बात भी क्या का क्या पूछ लिया जाए, तो बेटा ये जो बात है ना, ये सेकंड लॉ है, कूलाम के सेकंड लॉ में ये बात लिख रखी है कि जब समान प्रकार के आवेश हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भागेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये कौन सा है, सेकंड लॉ है। क्लियर होगी बात। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि यार तुमसे ये आज तक बात पेपर में पूछी नहीं गई, बस तुम ध्यान रखना कौन फर्स्ट लॉ कौन सेकंड लॉ, क्यों कंफ्यूज हो। बस पहली बात जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जब दो समान प्रकार के आवेश हो, जैसे वैसे अगर फिजिक्स में देखा जाए ना, तो इसी टॉपिक को ना थोड़ा ऐसे बताया जाता है, कैसे कि भाई ना ये एक्ट अलोंग द लाइन वर्क करते हैं। एक्ट अलोंग द लाइन का मतलब क्या है कि भाई ये जो आवेश है ना आकर्षित हुए हैं, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है, मेरा नेगेटिव चार्ज है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आप मेरी तरफ आ रहे हो, तो हम एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में, है ना, मैं बिल्कुल आपके पास आ गया सीधी रेखा में, समझ गए मेरी बात को, और मैं वापस भी गया तो भी मैं कैसी रेखा में गया, बिल्कुल सीधी रेखा में वापस गया। लेकिन ये मैं आपकी तरफ ऐसे क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं आया, तो इसी बात को ना फिजिक्स में बोला गया है कि चाहे वो चार्ज एक दूसरे से आकर्षित हो, चाहे वो चार्ज एक दूसरे से दूर जाए, वो एक्ट अलोंग द लाइन जाएंगे, मतलब सीधी रेखा में तो आएंगे, सीधी रेखा में जाएंगे, ये बात फिजिक्स में लिख रखी है इस लॉ में। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पेपर में पूछा ही नहीं गई, ये बात पूछी नहीं गई, पेपर में जो पूछी गई है वो आपको पूछी गई है कि ये किसके नियम पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो अगले पेज पे लिखेंगे, ये सेकंड लॉ है, दोनों आवेशों के बीच में अगर सेम प्रकार के चार्ज होंगे तो वो दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा, और समान प्रकार के नाव के विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित होंगे, यानी कि अट्रैक्शन काम करेगा। क्या काम करेगा बेटा, अट्रैक्शन काम करेगा। तो यहां तो हो जाएगा जी अट्रैक्शन, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रिपल्सन, यहाँ क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए, ये था कूलॉम के नियम की स्टार्टिंग, जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर लेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए फिर क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस लाइन को बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ के लिखता हूं मैं। अब जो फर्स्ट सेकंड लॉ जो है वो तो हमने देखिए, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर कोई दो आवेश है, बेटा ध्यान से समझना इस बात को, ये पहला चार्ज हो गया, है ना, थोड़ा सा मैं इधर ही बना, बेटा ये पहला चार्ज हो गया, है ना, ये दूसरा चार्ज हो गया। अब हमें पता है कि अगर ये मान के चलो, मैं दोनों ही केस लूंगा आपको समझाने के लिए, मैं बेटा दोनों ही केस लूंगा, अदरवाइज आपके भी लगेगा सर आकर्षण आकर्षण क्यों लगा है, प्रतिकर्षण भी तो लग सकता था। जैसे मैं कहूं बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और मैं कहता हूं बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, चाहो तो आप दोनों जगह नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते, ठीक है। जब आपको पता है कि ऊपर वाला बेटा चार्ज है प्लस का और ये भी प्लस का, अच्छा इसके साइन ना मैं बाहर लगा रहा हूं ताकि तुम लोगों को, इसको डिनोट कर दिया कि ये Q1 चार्ज है, ये चार्ज क्या है बेटा, ये Q1 चार्ज है, और ये जो चार्ज है इसको नाम दे दिया हमने Q2 चार्ज है। ये भी यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 चार्ज हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, Q2 चार्ज हो गया। और बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, या फिर ये कहूं कि ये दोनों के दोनों किस चीज के हैं, प्लस के हैं, या फिर मैं ये कहूं कि बेटा ये दोनों के दोनों किस चीज के हैं, माइनस के हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, माइनस के। ऊपर वाली स्थिति देखो, चार्ज Q1 चार्ज Q2, अगर दोनों के जो दोनों चार्ज है, एक प्लस का एक माइनस का, विपरीत प्रकृति के, तो दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ क्या होंगे बेटा, दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा, और ये चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, दोनों चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा और ये चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब कहता है दो स्थिर बिंदु, बिंदु क्या है, स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण, पहला लग गया कौन सा, आकर्षण का, तो यहां जो फोर्स लगा, यहां कैसा फोर्स लगा बेटा, आकर्षण का फोर्स लगेगा, है ना, कैसा फोर्स लगेगा, आकर्षण का फोर्स लगेगा। आकर्षण का क्यों लगा बेटा, अट्रैक्शन का क्यों लगा है, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज है ना विपरीत प्रकृति के हैं, ठीक है। या प्रतिकर्षण, अब बताओ बेटा यहां या ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये चार्ज तो इससे इस साइड दूर भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा, और ये चार्ज इससे इस साइड दूर भागेगा, है ना, ये चार्ज इससे इस
साइड भागेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये चार्ज अगर इस दिशा में सीधा अलोंग द लाइन, ये चार्ज इस दिशा में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बेटा यहां तो लगेगा आकर्षण बल, कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु, बिंदु दोनों के दोनों स्थिर है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यहां तो लगेगा बेटा आकर्षण, और यहां क्या लगेगा बेटा? यहां लगेगा प्रतिकर्षण। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? एक एक शब्द को तोड़ के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसने क्या बोला था? दो स्थिर बिंदु आवेशों, दोनों के दोनों स्थिर बिंदु है, लेकिन दोनों के दोनों की अगर विपरीत प्रकृति हो तो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां तो लगेगा जो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है वो लगेगा आकर्षण, और यहां क्या लगेगा? यहां लगेगा प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल, बेटा इसके ऊपर आवेश क्या है? Q1, इसके ऊपर क्या है? Q2। दोनों के दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? कह रहे कि दोनों से चाहे आकर्षण का लगे चाहे प्रतिकर्षण का लगे, तो जो फोर्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आवेशों के परिणामों के गुणनफल। परिणाम मतलब क्या है? पहले का तो चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, परिणाम हो गया के गुणनफल के क्या होगा बेटा? अनुत्क्रमानुपाती होगा। गुणनफल के क्या होगा? अनुत्क्रमानुपाती होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? पहली लाइन से मतलब तुम समझे कि नहीं समझे? यानी कि अगर दो स्थिर, पहला नियम तो हमने पीछे ही देख लिया, आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा। फिर ये कहता है कि यदि दो स्थिर बिंदु है, ये बिंदु 1 हो गया, ये बिंदु 2, इस पे चार्ज है Q1, ये Q2 है, अगर विपरीत प्रवृत्ति के है तो आकर्षण होगा, और सेम प्रकृति के है तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती होगा। फिर कहता है तथा दूरी के वर्ग, अब इन दोनों के बीच को दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं बेटा, जैसे ये Q1 है ये Q2 है, तो मैंने माना कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो हो गई R। दूरी क्या हो गई? R। यहां इन दोनों के बीच में जो दूरी है बेटा उसको भी मैंने किससे डिनोट कर दिया? R से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? R से। ये Q1 Q2 के बीच में बेटा जो दूरी है वो क्या मान ली मैंने? R है। यहां Q1 और Q2 के बीच में दूरी क्या मान ली मैंने? R है। कह रहे कि दोनों के गुणनफल, किसके गुणनफल? परिणामों के गुणनफल के तो अनुत्क्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के, बेटा ये जो बल है ना बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या है? R है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बीच के दूरी के, बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताओ ये बन गए इक्वेशन नंबर 2। बताओ आप दोनों इक्वेशनों को समझे कि नहीं समझे? समान के होगा तो आकर्षण बल लगेगा, विपरीत होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। फिर इसने क्या कहा है कि वो जो रिजल्ट आएगा ना वो दोनों परिणामों के गुणनफल के तो अनुत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इकट्ठा कर दूं, ये इक्वेशन 1 मान ली, ये इक्वेशन 2 मान ली, तो बताइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इकट्ठा करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा किसके? बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर बेटा मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती बोलूं या अनुत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती किसके? Q1 Q2 के, अनुत्क्रमानुपाती किसके? बीच की दूरी के वर्ग। अगर वो उस साइन को मैं हटा दूं तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे बेटा? K से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? K से। उसकी जगह हमने रख दिया, और क्या आ जाएगा? Q1 इंटू में Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। क्या आ जाएगा? अपॉन में आर स्क्वेयर। बोलो यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं है? और बेटा ये फोर्स है, और फोर्स को हम किस में मापते हैं? फोर्स को हम मापते हैं जी न्यूटन में। किस में मापते हैं? न्यूटन में। तो ये बन गया कूलाम्स का लॉ। क्या बन गया? कूलाम्स लॉ। अब अगर एक लाइन में आपसे मैं पूछूं कि कूलाम्स का लॉ क्या है, तो आपको सारी राम कहानी छोड़ के, सारी थ्योरी छोड़ के सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है कि कूलाम्स के लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू क्या होगा? दो चार्ज है, उन चार्जों के गुणनफल के बराबर Q1 इंटू Q2, और उन दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी है R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वेयर। लेकिन जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती और अनुत्क्रमानुपाती का जो साइन था उसको हमने बदल दिया K से। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये K क्या है, तो हम ध्यान रखेंगे ये है कूलाम्स कांस्टेंट। क्या है जी? ये कूलाम का नियम है, तो क्या हो जाएगा? कूलाम्स लॉ में के का है वो है कूलाम्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट पूछी जाती है। हिंदी में क्या कहेंगे? कूलाम नियतांक।
बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीजों को हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो कूलाम किसने दिया था? एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्या? ये नाम आपको सिर्फ कूलाम और उससे आगे डी कूलाम को याद रख लेना। आगे वाला रखो तो रख लेना चार्ल्स अंगस्टीन डी कूलाम। चार्ल्स अंगस्टीन डी कूलाम थे। इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो कूलाम का नियम मैं दे रहा हूं ना, ये मैंने बिल्कुल देख के उसी को कॉपी पेस्ट किया है किसके? गुरुत्वाकर्षण के नियम। थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। बिल्कुल एक स्लाइड कंपैरेटिवली मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये देखो मैंने लिख के पहले ही सेट कर रखा है कि मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊं कि भाई कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या सिमिलरिटी है। लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा ना, धैर्य बना के रखना पड़ेगा, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। फिर इन्होंने क्या कहा कि कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, यानी कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब दोनों के फॉर्मूले में बटा में आर स्क्वायर आता है। ठीक है। फिर देखा ऑलरेडी एक बात हम जानते थे कि समान प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात को हम जानते थे। फिर कुलाम्स लॉ कहते हैं, कुलाम्स लॉ जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि भाई आपकी बात को जो ऑलरेडी आप चार्ज में सीखे उसी बात का यूज करते हैं। अगर समान प्रकार के होंगे तो उनके बीच में लगेगा आकर्षण, प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के होंगे तो उनके बीच में लगेगा आकर्षण। चाहे आकर्षण लगे और प्रतिकर्षण लगे, आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण लगे, लेकिन दोनों चार्जों के बीच में जो लगने वाला बल होगा या तो वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के परिणाम के गुणनफल के बराबर। मान लो ये 8 गुलाम है, ऐसे समझ लेते हैं 8 गुलाम चार्ज है, ये है 12 गुलाम चार्ज है, तो 8 गुना 12 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। फिर हमने देखा इन दोनों को इकट्ठा किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, इसको हटाया तो F क्या आ जाएगा? K आ जाएगा डायरेक्टली की जगह, और K क्या है? कूलाम्स कांस्टेंट है, कूलाम नियतांक है। बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अच्छा, ये जो बल आपने लगाया है, ये जो फोर्स इस पे काम करेगा, आपको मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं बेटा, ये फोर्स या तो होगा क्या? आकर्षण का, और या क्या होगा बेटा? ये प्रतिकर्षण का। या तो यहाँ काम कर रहा होगा कौन सा बल? आकर्षण बल काम कर रहा होगा बेटा, या फिर यहाँ कौन सा बल काम कर रहा होगा? प्रतिकर्षण बल काम कर रहा होगा। तो ये मत कह देना कि सिर्फ कूलाम के नियम में ना सिर्फ आकर्षण बल काम करता है, नहीं बेटा, आकर्षण बल भी काम कर रहा होगा, और कौन सा कर रहा होगा? प्रतिकर्षण बल भी काम कर रहा होगा। बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? अच्छे से? बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनो मेरी बात को, मैं नेक्स्ट जो है वो परमिटिविटी है, ठीक है, लेकिन उससे जाने से पहले मैं तुमको यहाँ कुछ एक बात है, ये तो पता चल गया कि जो फोर्स है वो किसके आ जाएगा? न्यूटन में होता है। फोर्स किस में होता है? न्यूटन में। अब मैं तुमको एक दो बातें बताता हूँ, ध्यान से समझना। हमसे यूनिट पूछी जाती है कि कूलाम्स कांस्टेंट, कूलाम्स कांस्टेंट क्या है? के है, उसकी यूनिट क्या है, उसको ध्यान से समझते हैं। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा दोनों चार्ज के गुणनफल के। F है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के वर्ग के। फिर हमने दोनों को इकट्ठा किया तो क्या आ गया? Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इतना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो F है, इस साइन को हटाया तो बेटा आ गया K, Q1 इंटू में Q2 अपॉन में क्या आ गया? R स्क्वायर। और ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन के तैयार हुआ था। हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप बताइए कि फोर्स किस में मापा जाता है? फोर्स मापा जाता है जी न्यूटन में। तो इसकी यूनिट क्या थी? इसकी जो यूनिट थी बेटा वो थी न्यूटन। किस में मापा जाता है जी? न्यूटन में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। अगर मैं यहां से के की वैल्यू निकालू, किसकी वैल्यू निकालू? के की, तो बेटा एफ है वो किससे मल्टीप्लाई करेगा? एफ है वो मल्टीप्लाई करेगा जी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा आर स्क्वायर से। के की वैल्यू निकाल रहा हूं, और बटा में क्या आ जाएंगे? बटा में आ जाएंगे जी Q1 इंटू में Q2। बोलो किसी को कोई संदेह है क्या? के का कोई फॉर्मूला हमें नहीं निकालना, के का फॉर्मूला नहीं पूछा जाता बेटा, के की यूनिट पूछी जाती है। अगर मैं तुमको डायरेक्ट बताता कि बेटा यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है, तो तुम कहते सर कैसे आई? तो मैं याद ही करा देता हूं तुमको, हमें के की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आर स्क्वायर एफ इंटू आर स्क्वायर बटा में चला गया Q1 इंटू Q2। अब एक बात बताओ बेटा, तुम इन सब की यूनिट लिखो, इन सब की यूनिट लिखो, तो के बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स किस में मापते हैं जी? फोर्स मापते हैं जी न्यूटन में। किस में मापते हैं? न्यूटन में। अच्छा दूरी को किस में मापते हैं जी? दूरी को मापते हैं मीटर में। तो न्यूटन और मीटर का है स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा चार्ज को किस में मापते हैं सर? एक चार्ज हो तो एक कूलाम में, दूसरा चार्ज फिर से है तो उसको भी कूलाम में मापेंगे। तो के की जो फाइनल यूनिट बन के तैयार हो गई वो हो गई जी न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलाम स्क्वायर। और बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं, आपसे पूछा जाता है कि कूलाम नियतांक की यूनिट क्या है, तो वो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे साफ साफ शब्दों में, और ये पेपर में पूछी गई है ना, कि कूलाम्स की यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, न्यूटन मीटर। कूलाम नियतांक क्या है, के, उसकी यूनिट क्या है, तो आप क्या क्या कहोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अच्छा, उसकी क्या थी, न्यूटन, तो ये तो बन गया न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड में पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। चलिए रहे यहां तक, कोई समस्या किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं है सर, यहां तक समझ में आया। अब सुनो मेरी बात, अब यहां हमने दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखे हैं, दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखे हैं कि बेटा के एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 इंटू Q2। अच्छा, ये बात ना पेपर में ये वाली बात नहीं पूछी गई, सेकंड वाली बात पूछी गई है, तो ध्यान से समझना। इस बात का मतलब क्या है बेटा, अगर आपका Q1 का मान ज्यादा होगा, है ना, या आपके Q2 का मान ज्यादा होगा, तो नो डाउट आपके फोर्स का मान भी क्या होगा जी, ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि दो चार्ज की वैल्यू अगर ज्यादा ज्यादा हो, भाई दो अच्छे खासे चार्ज, है ना, मतलब जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, चार्ज जैसे मान के चलो भी एक मरे मरे चार्ज है, जैसे मैंने कहा 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, इधर 0.5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, फिर मैंने कहा कि एक 10 कुलाम का चार्ज है, ये माइक्रो कुलाम में था, माइक्रो में वैल्यू छोटी होती है, और ये 15 कुलाम का चार्ज है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो बेटा यहां जो फोर्स लगेगा और यहां भी जो फोर्स लगेगा, बेटा ये फोर्स है ना, इस फोर्स के कंपैरिजन में कमजोर होगा, ये ज्यादा होगा क्योंकि चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। बेटा अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की भी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात पेपर में नहीं पूछी गई, तो कौन सी बात पेपर में पूछी गई सर, दूसरे वाली बात पेपर में पूछी गई है बेटा। दूसरे वाली बात कौन सी है, दूसरी वाली बात थी कि फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच के दूरी के वर्ग के। और ये बात तो ऐसे भी पूछी गई है कि कूलम्ब्स का नियम किस पे आधारित है, गुरुत्वाकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण में भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। बेटा इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, लिख देता हूं मैं इस बात को एक बार पहले फिर से ताकि याद हो जाए, इसको बोलते हैं बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, हिंदी में लिखेंगे इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, व्युत, यार ये तुम लिख लेना, ठीक है, व्युत्क्रम तुमने ऑलरेडी पहले लिखा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं जी, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। अच्छा, इस इनवर्स स्क्वायर लॉ में आपको पता है कि बेटा अगर मैं आर की मान बढ़ाता हूं, यानी कि बीच की दूरी को बढ़ाता हूं, तो बेटा उनके बीच लगने वाला जो बल है बेटा वो उतना ही बल क्या होगा, रेपिडली कम होगा। रेपिडली मतलब स्क्वायर के बराबर कम होगा। एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन एक डायग्राम यहां मेरे को बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम में बहुत ही सिंपल सा है डायग्राम, कोई मुश्किल नहीं है, आपको एक सेकंडों में आप देख के बता दोगे अच्छा सर ये चीज ऐसी थी, बहुत आसान है। लेकिन बेटा वो डायग्राम ना पेपर में आया हुआ है, वो पेपर में आया हुआ है, तो एक बार 2 मिनट लगेगी, मैं जल्दी से उस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देता हूं, आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। यानी कि अगर बीच की दूरी, जैसे चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। बेटा अगर बीच की दूरी दूर दूर, बहुत दूर दूर पिन, एक तो देखो भाई आप और हम बिल्कुल पास है, तो अपने बीच में कम्युनिकेशन गैप कम होगा। जैसे इसी कमरे में एक भाई मेरा बैठा हो यहाँ, तो उसको मेरे को समझाना आसान होगा। पूरे वहां 500 मीटर की दूर, अरे रामू क्या चीख चीख के, हो सकता है उस तक आधी बात डिलीवरी भी ना कर पाऊं। तो कह रहा है कि बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो घट जाएगा, तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा जैसे मैंने इस लाइन पे शो कर दिया कि यहाँ तो फोर्स है और यहाँ आर है, जैसे जैसे बेटा जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी तो आपका फोर्स है ना वैसे वैसे घट जाएगा। ये जो है इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये कैसा ग्राफ बनाता है, लीनियर ग्राफ बेटा ऐसा होता है, लीनियर ग्राफ बेटा ऐसा होता है, ये बनाता है नॉन लीनियर, क्या बनाता है, नॉन लीनियर ग्राफ। ये बात नहीं पूछी गई आपसे ना, बस ये जो रिलेशन पूछा गया है कि ये जो फोर्स है और यहाँ रेडियस है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो मैंने बता दिया ऑलरेडी बेटा, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं जी, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो वही बात घूम फिर के आ जाएगी, आपसे ये डायग्राम देके ये पूछ लिया जाएगा, एक साइड फोर्स है और दूसरी साइड रेडियस है, तो बताइए ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो आप कहेंगे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को शो कर रहा है। वही बात ये ऑलरेडी सीख चुके हैं बेटा, इसमें से के की वैल्यू निकाली, चाहो ये कुछ नहीं करना, इस पूरे पेज का अगर आप निचोड़ देखो ना, तो इस डब्बे में से
इस डब्बे में से बेटा आपको सिर्फ एक चीज याद करनी थी। इस डब्बे में से अगर आप कहोगे सर हमें नहीं समझ में आ रहा, तो इस डब्बे में से बेटा एक ही चीज याद करनी है, वो याद करनी है के की यूनिट क्या है। तो के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्या इतना याद कर सकते हो? फोर्स मापा जाता है हमेशा किसमें? न्यूटन में। हालांकि अलग अलग वैल्यू होती है, अर्ग भी आएगा, एंड बैंड बहुत कुछ आएगा, लेकिन हमें जो ऐसा यूनिट है फोर्स की वो क्या है? वो है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। तो बताइए न्यूटन जो है वो इस साइड है न्यूटन, फिर मीटर स्क्वायर और बटा में कूलम्ब स्क्वायर। और मैं कहूंगा बेटा डायरेक्ट याद कर लो कि कूलम्ब का नियंता क्या था? के। उसकी जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फिर हमने देखा एक तो ये रिलेशन था फर्स्ट, और ये था, ये वाले है कि भी दो चार्ज ज्यादा होंगे तो लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, बीच की दूरी बेटा बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, और इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये डायग्राम पेपर में देके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या शो कर रहा है, तो आप कहेंगे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को शो कर रहा है, यानी कि दूरी बढ़ने पर लगने वाला बल है वो घटेगा, दूरी बढ़ने पर लगने वाला बल घटेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल भी लूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा, फिर हम आएंगे प्रिविटिविटी में। ये देखो, ठीक है, और ये खाली स्पेस है ना, यहां आके भी मैं एक न्यूमेरिकल लिखूंगा। आपके देख लीजिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कैसा है, देखिए। यदि दो समान आवेशों की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि पहले जो भी इनके बीच में दूरी थी, है ना, आपको पता है एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के स्क्वायर के। ये कह रहा है यदि दो समान आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, पहले जो भी दूरी थी बेटा, है ना, पहले जो भी दूरी थी अब दुगुनी कर दी। दुगुनी कर दी मतलब बेटा में क्या आ जाएगा? दो का स्क्वायर आ जाएगा। पहले एक थी मान लो, अब दुगुनी कर दी तो दो का स्क्वायर आ जाएगा। तो बताइए एफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। पहले जो फोर्स था मान लेते हैं पहले फोर्स एक था, है ना, अब फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। जैसे आप कहोगे सर एक बहुत पहले पहले समझाता हूँ, रामधारी से समझाता हूँ, फिर ना मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखो समझो, पहले रामधारी से मान लेते हैं कि पहले ना बीच की दूरी कोई फोर्स है ना एक लग रहा था। कब? जब बीच की दूरी आर थी। ये बच्चों वाली बात बता रहा हूं मैं तुमको, ऐसा नहीं करेंगे। कोई फोर्स है वो 1 न्यूटन का लग रहा था जब बीच की दूरी बेटा 1 मीटर थी। कैसे सर? आप बताओ। फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के वर्ग के, है कि नहीं है? तो बताइए फोर्स यहाँ कितना लगेगा? फोर्स लगेगा जी कितना? बीच की दूरी कितनी है? 1, 1 का 1 स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो फोर्स कितना लग रहा था? 1 लग रहा था। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। अब कह रहा है नए वाले, ये वाला पुराना केस था, अब नए वाले केस में वो कह रहा है कि अगर बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, पहले 1 मीटर थी अब 2 मीटर कर दी, तो बताइए कितना बल काम करेगा? तो अब इस पे कितना फोर्स काम करेगा? कितने न्यूटन का फोर्स काम करेगा? फोर्स के साथ क्या घटित होगा? तो आपको पता है कि क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी, बीच की दूरी का क्या? वर्ग कर दो, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा अब कितना आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4। पहले फोर्स कितना लग रहा था जी? 1। अब कितना लग रहा है? 1/4। तो पढ़िए लगने वाला बल इतने गुना, क्या कितने गुना? तो कहेंगे 4 गुना। 4 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? पहले 1 था 1/4 हो गया, पहले 1 रुपया मिल रहा था अब चमनी मिल रही है, घट जाएगा। 4 गुना क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी गायब है, शायद मेरे को छोटा करना पड़ेगा। नहीं भाई, सी ऑप्शन तक है, वापिस करते हैं सेट। तो फोर्थ ऑप्शन लिखेंगे, फोर्थ ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी अपना सही रहेगा। तो आप कहोगे सर क्या इतनी लंबी चौड़ी कहानी करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी बेटा, बिल्कुल भी। ऐसा कुछ करेंगे तो बताइए पेपर में थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। तो सर कैसे करना है? मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब आपको ये तो पता लग गया ना, बेसिक से जो बच्चा नोट करना चाहे रोक के नोट कर सकता है। अब आपको ये पता लग गया कि फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के बेटा वर्ग के। जब रजिस्टर वाले चैप्टर में जाओगे ना तो ये चीजें बहुत बार रिपीट होगी। कहेगा लंबाई बढ़ा दो किसी कंडक्टिंग वायर की, कभी कहेगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दो, कभी कहेगा तार को खींच के कम कर दो, बढ़ा दो, ऐसे करेगा वैसे करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ कूलम्ब लॉ में है। अगर बेटा, अगर मान के चलो बीच की दूरी को अगर n गुना कर दे, n गुना कर दे, बीच की दूरी को कितना गुना कर दे? n गुना कर दे, तो फोर्स है ना बेटा, फोर्स लगने वाला बल है
वो 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये इस बात को भी छोड़ते हैं, इस बात को भी साइड में छोड़ते हैं बेटा। आपको बस सीधा क्या करना है, आपको सीधा सिर्फ इतना सा करना है कि भाई इसने कहा है कि दूरी दुगनी हो जाए, तो बस आपको डायरेक्ट फोर्स वाले में, है ना, जो बोला है कितने गुना की है, कह रहे बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, तो आप करोगे 1/2 का स्क्वायर, दुगनी कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आपको हमेशा यही मानना है कि पहले फोर्स 1 था, अब फोर्स कितना है, 1/4 है। तो पहले के कंपैरिजन में बटा है या घटा है, आप कहोगे सर 4 हो गया। अरे बेटा पहले 1 रुपया था, अब 1/4 मतलब 25 पैसे है। तो आपका फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। फोर्स क्या हो रहा है जी, घट रहा है। और कितना गुना घट रहा है, तो कहेंगे पहले बोला लगने वाला बल 4 गुना घट जाएगा, कंफ्यूज करने वाला था थोड़ा, 4 गुना घट जाएगा। अब मैं लगे हाथ ना एक एग्जांपल यहां और लेता हूं, है ना, एक क्वेश्चन यहां मैं और ले रहा हूं, एग्जांपल एक और ले रहा हूं। कह रहा है कि दो, बिल्कुल सारा का सारा, दो आवेशों के बीच की दूरी को कह रहा है कि 3 गुना कर दिया जाए। कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल, बल पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो बल बेटा पहले कितना मानना है, पहले मानना है जी 1, पहले हमेशा कितना मानना है बेटा, 1 मानना है। और अब कह रहा है कि 3 गुना, बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के वर्ग। 3 गुना कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो पहले कितना था जी 1, अब क्या हो रहा है 1/9, यानी कि 9 गुना घट जाएगा। यहां क्या बोलेंगे, इस वाले एग्जांपल में क्या बोलेंगे बेटा, 9 गुना, 9 गुना क्या हो जाएगा जी, 9 गुना घट जाएगा। 9 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कहानी समझे कि नहीं समझे। अच्छा आप कहते हो सर नहीं पल्ले पड़ा, तो बेटा एक छोटा सा स्पेस छोड़ रखा है हमने, यहां समझा देंगे, यहां भी खाली स्पेस है। मैं कहता हूं कि बीच की दूरी को, है ना, बीच की दूरी को बेटा, बीच की दूरी को, दूरी की बात कर रहे हैं सिर्फ, दूरी को, उसका न्यूमेरिकल तो अलग है। बीच की दूरी को उसने कहा, अच्छा यार मैं ना यहां ना करके उसी पेज के साइड में चलता हूँ, ये रहा पेज, ठीक है, ये समझ में आया, ये एग्जाम्पल हो गया। और चाहो तो ठीक है, ये एग्जाम्पल यही रख लेते हैं, और यहाँ मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं सिर्फ बात करूंगा दूरी की, किसकी बात करूंगा, दूरी की। एक तो हमने देखा दूरी 2 गुना कर दी, दूरी कितनी गुना कर दी, 2 गुना कर दी, डायरेक्ट लिखेंगे। फिर कह रहे हैं दूरी को 3 गुना कर दिया, ठीक है बेटा। फिर कहेगा दूरी को 5 गुना कर दिया, 3-4 एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर अपोजिट में बोला, कह रहे कि दूरी को कह रहा है कि आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा कर दिया, दूरी को आधा कर दिया, है ना। दूरी को कह रहा है कि 1/4 कर दिया, दूरी को क्या बोल दिया, 1/4। पेपर में आता है क्वेश्चन, इस वजह से थोड़ा सा फोकस करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना। दूरी को 1/4 कर दिया, तो ये हमने 4-5 एग्जाम्पल ले लिए। तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा है कि बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब से हमें ये देखना है। आप इन सब के केस में फोर्स को हमेशा स्टार्टिंग में कितना मानोगे, फोर्स को स्टार्टिंग में हमेशा 1 न्यूटन मानोगे। 1 न्यूटन स्टार्टिंग में बल लगा था। स्टार्टिंग में कितना बल लगा था बेटा, स्टार्टिंग में 1 न्यूटन का बल लगा था, ठीक है। अब उसके साथ बाद में क्या हुआ वो हमें बताना है। दूरी को जब क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो आपको फॉर्मूला ध्यान है कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के। बस इसका फायदा उठाना में, कैसे, दुगना कर दिया तो फोर्स दुगना कर दिया, बीच की दूरी को दुगना कर दिया, तो 1 क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स पहले अगर 1 था तो वह 1/4 हो जाएगा। यानी कि फोर्स क्या हुआ है, घटा है, घटा है। फोर्स क्या हुआ है, घटा है। कितने गुना हो गया, पहले हो गया नहीं, उसी लैंग्वेज में लिखता हूं जो पेपर में पूछे, 4 गुना, 4 गुना बढ़ा या घटा है, घट जाएगा। 4 गुना क्या हो जाएगी, घट जाएगा। बोलो ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, आ गई ना, जाएगा। बोलो क्लियर है सर, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा 3 गुना कर दिया, तो बेटा फोर्स है पहले 1 न्यूटन था, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जी 1/9। तो बताइए 9 गुना क्या बोलेंगे, 9 गुना क्या हो जाएगा जी, घट जाएगा, 9 गुना घट जाएगा। क्या समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये वाली बात समझ गए, 5 का स्क्वायर 25, सेम का सेम डिटो कॉपी, ये वाला सेम का सेम रहेगा, डू का डू सेम, 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो 25 गुना क्या बोलोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 25 गुना, बोलो 25 गुना
घट जाएगा, 25 गुना घट जाएगा। सर ये प्रैक्टिस हो गई, अब नीचे वाला बता दो, अब नीचे वाला बता दो अच्छे से। देखो इसने बोला आधा कर दे, बीच की दूरी को आधा कर दे, तो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के वर्ग के। पहले दूरी एक थी तो आधी कर दी, पहले दूरी एक थी तो दुगुनी कर दी, 3 गुना कर दी, 5 गुना कर दी, आधी कर दी तो आधे का स्क्वायर करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा, जब आधे का स्क्वायर करेंगे तो एफ है इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1/4 हो जाएगा। और बेटा जब इसको पलटेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा क्या, 4/1। यानी कि पहले फोर्स अगर 1 था तो अब फोर्स कितना हो गया बेटा, अब फोर्स अपना क्या हो गया, 4 हो गया, 4 न्यूटन हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, 4 गुना, बोलो 4 गुना घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच की दूरी को हम कम कर रहे हैं, बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घटेगा। यहां बीच की दूरी को 3 गुना 2 गुना बढ़ाया था, 3 गुना बढ़ाया था, 5 गुना, बीच की दूरी को आधा कर दिया, बीच की दूरी को कम कर रहे हैं, बीच की दूरी को कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा। फोर्स क्या होगा जी, बढ़ेगा। अब लास्ट वाला एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि 4 गुना, क्या कह रहे हैं कि बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए बेटा, 1/4 कर दिया जाए, बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, 1/4। क्वेश्चन पूरी लिख लेना। तो फोर्स है किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी 1 थी, अब कह रहे हैं 1/4 कर दो, 1/4 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो एफ है वो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 1/16। और बेटा 1/16 को जब पलटेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 16/1। यानी कि पहले जो भी बल था, पहले कितना था, 1 न्यूटन, अब क्या हो गया 16 न्यूटन। तो 16 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिएगी बेटा। 101% आज मैंने यहाँ टाइम लगाया है, 101% आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले ही मिलेगा। तो ध्यान से समझते हुए और अच्छे से इस चीज को कवर कर ले, समझे कि नहीं समझे। जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर लेगा। अब हम चलेंगे परमिटिविटी पर, किस पे चलेंगे, परमिटिव। और इस पेज को ना मैं लगे हाथ वहीं लगा देता हूँ, ठीक है, यही लगा देता हूँ ताकि अपने को कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर लगे हाथ हो जाए ना पेज। यहाँ लिया और फिर नोट करने का मैं आपको टाइम भी दूंगा, ये दोनों मैं वहां ले जाता हूँ। तो एक काम कर, परमिटिविटी न्यूमेरिकल के बाद दोनों न्यूमेरिकल है ना, ये प्लस मूव, मूव कहाँ कर दें, मूव, ठीक है। अब इस पेज को अच्छे से नोट कर लो, तुमको 1-2 सेकंड जो वीडियो रोक के नोट करना चाहे वो नोट कर लेगा, फिर हम चलेंगे परमिटिव। हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं परमिटिविटी। अच्छा ये चीज मैंने 3 गुना बढ़ जाएगा घट जाएगा ऑलरेडी बता दिया, यहाँ से हटा दूं क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। 3 का वाला एग्जाम हमने देख लिया, क्लियर है, होगी कहानी क्लियर। अब देखिए परमिटिविटी, क्योंकि परमिटिविटी आएगा समझ में तभी हम फिर परमिटिविटी करने के बाद ये वाले न्यूमेरिकल भी तो करेंगे ना, ये वैल्यू थोड़ी अधूरी है, इन वैल्यू को मैं सही करूंगा, ये न्यूमेरिकल भी हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी भी कोई अलग चीज नहीं है बेटा, जो आपने कूलाम्स लॉ में सीखा है ना उसी का रोल परमिटिविटी है। हमको पता है कि एफ है वो के इंटू में Q1 Q2 अपॉन में किसके इक्वल था, आर स्क्वेयर के। आर स्क्वेयर क्या है, इनवर्स स्क्वेयर ला, और आर को बहुत अच्छे से भाई इतने गुने बढ़ेगा घटेगा वो हमने देख लिया। के की जो यूनिट थी, के क्या है बेटा, के है कोलाम्स कांस्टेंट, लिख देता हूं एक बार फिर से, कोलाम्स कांस्टेंट है, क्या है, कोलाम्स कांस्टेंट है, कोलाम नियतांक है। और के की जो यूनिट है बेटा, के की जो यूनिट है वो हमने निकाली है, सर के की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो ध्यान से समझना इस बात को, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर बोलो कोलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलाम स्क्वायर। अब सुनना, इस के की वैल्यू बेटा जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, लिख देता हूं पहले ही, हालांकि वो मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां से, आपको डायरेक्ट याद करनी है तो डायरेक्ट याद कर लेना, वो है 9 इंटू 10⁻⁹। बस बहुत आसान है याद करना, 9 सॉरी बेटा, के क्या है, के है सर कोलाम्स कांस्टेंट, कोलाम नियतांक, जिसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलाम।
स्क्वायर। बेटा के की जो वैल्यू है वो है 9। एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है सर? के है। बचपन में करते हैं ना ऐसे, एबीसीडी का 11वां अक्षर बोलो क्या है, तो आप बोलते थे सर के है। तो के से 2, 11 में से 2 कम, 11 में से 2 एक कम 9, 9 गुना में 10 की पावर 9। आसान है, बहुत आसान है। 9 गुना में 10 की पावर 9, 9 गुना में 10 की पावर 9। अच्छा यूनिट क्या है सर? यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम स्क्वायर, पर कोलॉम स्क्वायर। बेटा इसको याद कर लेना है, इसी के बेस पे हमको अपने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, इसी के बेस पे हमें अपने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो इतना हमको अच्छे से ध्यान था। कहां तक ध्यान था सर? ये वाला ध्यान था। अच्छा फोर्स को किस में मापते हैं सर? फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। किस में मापते हैं जी? फोर्स को न्यूटन में मापते हैं। तो न्यूटन का फोर्स का के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, कोलॉम्स कांस्टेंट, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम स्क्वायर, 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम स्क्वायर। क्लियर है यहां तक कहानी? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से बेटा, जो ये कोलॉम्स कांस्टेंट है, ये जो कोलॉम्स कांस्टेंट है ना के, ये इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ना, ये अपने बड़ा यूज होता है बेटा। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं हम परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। बेटा ये परमिटिविटी यहां भी आएगा कोलॉम्स लॉ में, और आगे चलकर जब आप पढ़ोगे ना इन्वर्टर नहीं जनरेटर है ना, अल्टरनेटर, उसमें भी फिर से आएगा। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता के कॉन्सेप्ट पे ही आपकी बिजली को एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ईएमएफ काट के जनरेट किया जाएगा। परमिटिविटी बोलते क्या हिंदी में? विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं जी? विद्युतशीलता। आपकी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन खत्म हो गया। जो दो न्यूमेरिकल है ना वो इसी वैल्यू से सोल्व हो जाएंगे। क्या? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बेटा ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। परमिटिविटी से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो परमिटिविटी के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। बेटा पाई का मान तो फिक्स रहता है, 22/7 बोलो या 3.14 बोलो। ये जो बच गया एप्सिलॉन, ई तो लिखा जाता है ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे, मतलब स्टाइलिश ई है ये, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। विद्युतशीलता क्या बोलते हैं जी? विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी? विद्युतशीलता। बेटा ये परमिटिविटी है ना, ये खुद, ये परमिटिविटी खुद बराबर होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। किसके बराबर होती है जी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो इसके नाम ही ध्यान रखो बेटा, नाम इंग्लिश वाले याद रखो। मैं कहूंगा इंग्लिश वाले नाम याद रखोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये है एब्सोल्यूट, ये क्या है? ओ से बना है तो ओ से बन जाएगा ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट। और परमिटिविटी है, क्या आ जाएगा? परमिटिविटी। इंग्लिश वाले नाम से थोड़ा आसान हो जाएगा। और बेटा ये जो है ई आर, ये है जी रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है जी? रिलेटिव, आर से बन जाएगा रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता, परमिटिविटी। ठीक है, देखो के की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी। क्या है? परमिटिविटी। हिंदी में क्या कहेंगे जी? विद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन है ना बेटा, ये खुद, जैसे ये पिता है, इसके दो पुत्र है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा ये परमिटिविटी है क्या सर? क्या ये परमिट करती है दो दो चार्ज को लगने? वैसे फिजिक्स में चले जाएंगे थोड़ा डिटेल से, लेकिन हमें इतना फोकस, एक मिनट रुकना प्लीज। ठीक है, हुआ नोट? एक मिनट, कोई आ गया था भाई। हाँ तो मैं क्या बता रहा था? k = 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी खुद बराबर होती है, ये पिताजी है, दो पुत्र है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अच्छा हिंदी में बताई दो सर। बेटा एब्सोल्यूट मतलब सापेक्ष, एब्सोल्यूट वैल्यू है, सापेक्ष, इसको क्या बोलेंगे बेटा? सापेक्ष, सापेक्षिक, सापेक्ष या सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोला जाएगा? विद्युतशीलता। पूरा नाम तो विद्युतशीलता है भाई, विद्युतशीलता। पर देखो इंग्लिश में याद करना थोड़ा सा आसान रहेगा एज पर, मतलब माय ओपिनियन, मैं टीचर हूं तो तुमको थोड़ा गलत नहीं बताऊंगा। इंग्लिश वाला याद रखो। देखो ओप्स E = O और R, O से ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी, ऑब्सोल्यूट मतलब सापेक्षिक। अच्छा ये है क्या है? R से रिलेटिव, इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष, निरपेक्षिक, निरपेक्ष। वैसे इसको सापेक्ष और इसको निरपेक्ष, या फिर सापेक्षिक, ये निरपेक्षिक, निरपेक्षिक विद्युतशीलता,
विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे? सर है क्या ये? यही तो मैं बात बता रहा था बेटा, ये वो है जो आपके जो दो चार्ज थे उनके बीच ये परमिटिविटी परमिट नहीं करता कि जाओ भाई तुम इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण का बल लगाओ या प्रतिकर्षण। ये बेटा खुद को परमिट करता है कि मैं भी मौजूद हूं, मैं भी मौजूद हूं। कहने का भावार्थ ये है बेटा, ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है ना, ये हवा और निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या बोलेंगे? हवा या निर्वात, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होती है बेटा ये। और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है तो इसकी जो वैल्यू है बेटा याद करनी है वो। लेकिन समझो हवा या निर्वात में होता क्या है सर, हवा और निर्वात में ये होता है कि भी कोई भी बाधा नहीं होती। हवा और निर्वात में क्या होता है, एक मिनट स्टूडियो में सर दूसरे सर भी क्लास लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ठीक है। मैं क्या कह रहा था बेटा, ये है विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होगी हवा और निर्वात में, कोई भी मतलब ये खुद इसकी वैल्यू ना हवा और निर्वात में मिनिमम होगी, मिनिमम होगी तब लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। वो फिजिक्स में जा रहे हैं, बस इसकी ध्यान रखना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी सापेक्ष विद्युतशीलता जो हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा इस यूनिट को पलट देंगे, इस यूनिट को पलट देंगे। पलटेंगे कैसे? क्योंकि के की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। बेटा ये तो नीचे है, नीचे वाला है तो ये वाली वैल्यू पलट जाएगी। इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? पलटेंगे तो कूलम स्क्वायर, क्या बोलेंगे? कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस ये एक और वैल्यू थोड़ा सा कष्ट उठा के याद कर लेना मेरे कहने से, मेरे कहने से बेटा थोड़ा सा कष्ट उठा के ये वाली वैल्यू भी याद कर लेना। और हो सकता है कि पेपर में ये पूछ ली जाए कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या है। आसान ही है वैसे, वो क्या था 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये क्या है? ये है जी क्या 8.85, 8.85 4 भी होता है वैसे, 8.8 8.85 गुना में 10⁻−12, 8 8 10 12, 8 8 10 12 याद कर लेना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की एक ही यूनिट थी, इसको पलट देंगे कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर से सुनो, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता परमिटिविटी। हवा और निर्वात में इसका जो मान होता है, इसको पहले हमने देखा ये पिता है तो दो इसके पुत्र है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी मतलब नाम उल्टे लिख दिएगा, एब्सोल्यूट आएगा निरपेक्ष। माफी चाहेंगे भाई, थोड़ा सा तुम भी सही कर लेना। वैसे भी तो बच्चे लिख तो कम ही रहे हैं। एब्सोल्यूट है निरपेक्ष। बेटा मैं ये पूरा नाम ना हटा के मैं सिर्फ निरपेक्ष शब्द लिखूंगा, परमिटिविटी शब्द तो तुमको पता है। लिखा भी पूरा नहीं जा, नाम मैंने उल्टे लिख दिए भाई। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, और अब की बार शॉर्ट नाम लिखेंगे। एब्सोल्यूट मतलब क्या रहेगा? निरपेक्ष, कोई भी गुंजाइश नहीं है। हवा और निर्वात की विद्युतशीलता है, ये निरपेक्ष है ना, बिल्कुल एब्सोल्यूट है। हवा और निर्वात की विद्युतशीलता होती है बेटा, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 8.85 गुना 10⁻12 न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। रिलेटिव मतलब सापेक्ष, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तुम लिखना चाहो तो सापेक्षिक लिख लेना, सापेक्ष विद्युतशील। ठीक है, तो हवा और निर्वात में इसका मान कितना होता है? हवा और निर्वात में जी इसका मान होता है, हवा और निर्वात की जो विद्युतशीलता है इसका मान होता है जी 8.85 गुना 10⁻12 कूलम अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच गई रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा रिलेटिव परमिटिविटी है ना,
रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है। हवा और निर्वात में रिलेटिव परमिटिविटी की जो मान होता है ना बेटा, वो कितना होता है? 1 होता है। बस ये तो याद ही नहीं करना। मैंने क्या कहा था? बस मेरे कहने से ये एक वैल्यू याद कर लेना। इसको तो याद ही नहीं रखना है। कैसे? हवा और निर्वात में रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है। इसका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब सुनो, ये जो k की वैल्यू यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह एब्सोल्यूट और रिलेटिव रखोगे। एब्सोल्यूट की वैल्यू रखोगे 8.85 गुना 10 की पावर 12 कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर, और रिलेटिव का मान रखोगे 1। तो बेटा इस सारे को जब सोल्व करोगे ना, तब ये वैल्यू आ जाएगी 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर। कहानी क्लियर हुई कि नहीं? अब सारा का सारा एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। सबसे पहले कहानी स्टार्ट की थी, थोड़ा सा नीचे लिखिए, किससे स्टार्ट की थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सारी बातें एक स्लाइड पे पूरी कर देंगे आर स्क्वायर के। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के। सर नियतांक लेकर आएंगे, कूलम्ब्स नियतांक। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो F है वो इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 अपॉन में सर आर स्क्वायर। ये कहानी हमने लास्ट इस रिजल्ट पे हम पहुंचे। ठीक है। और सर फोर्स को मापा किस में जाता है? सर फोर्स को मापा जाता है न्यूटन में। तो यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ जी न्यूटन, ये इसकी यूनिट हो। इसकी क्या होगी जी? यूनिट हो। पहली बात तो अच्छे से क्लियर होगी। ये तो हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी देख ही लिया है, ये अच्छे से सेट है सर। दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, के की वैल्यू निकालेंगे बेटा, के की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी क्या? एफ इंटू में, एफ इंटू में बोलो आर स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा? Q1 इंटू में Q2। बेटा के की क्या है? कूलम्ब्स नियतांक है, इसकी जो यूनिट निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं? यूनिट। तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, पर कूलम्ब स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं? सर ये बात भी क्लियर होगी, इसमें कोई मुश्किल कहानी थी? ये बात भी अच्छे से क्लियर है। एक चीज और देखी थी बेटा हमने, हमने देखा था कि भाई जो ये यूनिट निकाली है, ये जो k की वैल्यू है, k जो इक्वल टू है बेटा, वो इक्वल टू होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन। ये वाली वैल्यू हमने स्टार्ट की, और फिर मैंने बताया कि बेटा ये एप्सिलॉन है, ये खुद पिता है, इसके दो पुत्र है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, जो एब्सोल्यूट है बेटा वो हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 8.854। तुम इतना सा याद रखो, गुणा 10 की पावर -12, और फिर जब इतना, ठीक है। और इसकी जो यूनिट हो, इसकी जो यूनिट है बेटा, वो क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर था, उसको पलट देंगे, उसको पलट देंगे तो इस वैल्यू को इसकी वैल्यू क्या थी बेटा? इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, पलट जाएगा तो क्या आएगा? अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बेटा जो बच गई आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ये है एब्सोल्यूट, यानी कि सापेक्ष, ये है निरपेक्ष। इसकी जो हवा और निर्वात में जो इसका मान है, हवा निर्वात की विद्युतशीलता तो ये खुद है बेटा, हवा व निर्वात या निर्वात में, हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में इसका जो मान है वो बेटा कितना होता है? 1 होता है। तो जब इस पूरे को सोल्व करोगे आप, इसकी जगह 1 रखोगे, इसकी जगह ये रखोगे, और इन सारे को उठा के आप यहाँ रखोगे, यहाँ इसकी जगह। तो इस k की जो वैल्यू आएगी, इस k का जो वैल्यू आएगी बेटा, k का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो k की जो वैल्यू आएगी, वो k की वैल्यू क्या आएगी? जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करनी है, k का मान आ जाएगा 9 गुना में 10 की पावर 9 न्यूटन। मापते किसमें? न्यूटन, बोलो मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, पर कूलम्ब स्क्वायर। बेटा न्यूमेरिकल में तो सिर्फ ये यूज करना है, लेकिन ये है वो अपने टॉपिक का हिस्सा है, ये अपने टॉपिक का हिस्सा है कि भी रिलेटिव परमिटिव, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो इसको भी हमने लगे हाथ निपटा लिया, इसको भी हमने लगे हाथ निपटा लिया, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए। नाम लिखना चाहो तो लिख दो, ये क्या है? एब्सोल्यूट। इंग्लिश वाले ध्यान रखना, एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट, इसको हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष,
निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। और दूसरी क्या है आर वाली, रिलेटिव, जिसको हम बोलेंगे क्या, सापेक्ष। सापेक्ष, निरपेक्ष नाम नहीं लिखा था मैंने ना, निरपेक्ष लिख दिया था, निरपेक्ष सही लिखा। ठीक है, तो ये कहानी थी जो ओवरऑल हमने पढ़ी है परमिटिविटी के रिगार्डिंग। सबसे पहले ये अच्छे से हम समझ चुके। अच्छा, इसमें ध्यान रखना एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, लेकिन अगर बीच की त्रिज्या बढ़ाएंगे, बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा, है ना, घट जाएगा। तो ये किसको फॉलो करता है सॉरी, कूलॉम्स ना गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है और किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को सारी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने एक एक चीज को अच्छे से फोकस करते हुए कवर किया है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लेना। होप सो कि मैं तो यही कहूंगा कि भाई वीडियो देखने के बाद अगर पीडीएफ पढ़ भी लेते हो ना तो भी अपना काम चल जाए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे कल की क्लास में। जैसे ये न्यूमेरिकल हो गया, फिर ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कूलाम की नियम की सीमाएं क्या है, फिर कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम का कंपैरिजन देखेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता देखेंगे, और फिर हम देखेंगे गाउस का नियम कहाँ कहाँ लगता है। और इसके साथ ही गाउस के नियम की ओवरऑल आप पाओगे कि गाउस का नियम हर जगह लागू हो जाता है। तो आज की क्लास और कल की क्लास है उसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। हर क्लास एक एक क्वेश्चन को लेके बैठी है ना। बस ध्यान से समझते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। वीडियो देख लिए, पीडीएफ को पढ़ लीजिए, फिर से वीडियो को देख लीजिए। और वैल्यू कोई ज्यादा नहीं आई थी, 9 गुना में 10 की पावर 9, एक तो वो याद करनी है, दूसरी याद करनी है 8.854 गुना 10 की पावर -12 यूनिट पड़ जाएगी। उधर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम था, इधर कूलाम अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर और फोर्स पर न्यूटन आपने। बाकी तो ऑलरेडी आप ऑलरेडी क्लासों में पढ़ते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।